लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे तेल पर लगातार हो रहे सियासी संग्राम की। कांग्रेस तेल पर ताव देखकर अब सियासी भाव लगाने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस से अलग रहे हैं, यानी कि अलग राय रखते हैं। कांग्रेस के सहयोगियों ने दूरी बनाकर रखी हुई है। चीन के मुद्दे पर भी कांग्रेस के साथ सहयोगी दल नहीं दिखे। काफी लंबे समय के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ जोश में दिखाई दिए। सड़कों पर उतरकर उन्होंने तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोला। कांग्रेस ने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारा, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल और सोनिया ने केंद्र को सख्त संदेश देने की कोशिश की। ऐसे में काफी दिनों बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे। देश में लगातार 23वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है। अब सवाल है कि सरकार कीमतों पर कंट्रोल कैसे करेगी, तेल की महंगाई से मर रही जनता और व्यापारियों को कैसे राहत देगी। इस पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना के कारण पहले से ही लोगों की जिंदगी बेहाल है, ऊपर से तेल की कीमतों की महंगाई ने जनता का और भी बुरा हाल कर दिया है। देखिए देश के अंदर जो हालात हैं, आप देखिए आज लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यवसाय खत्म हो चुके हैं। बावजूद उसके जो है भारत सरकार जिस तरह से अत्याचारी रूप दिखा रही है, व्यवसायी रूप दिखा रही है, लोगों की जेब पर भार डाला जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट सस्ते हैं, बावजूद उसके ये निरंतर 20 दिनों से पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। आखिर क्यों? यदि इस स्तर पर यदि ये कमी आ रही है, रेटों में कमी आ रही, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। इस महामारी के दौर में जहां जनता परेशान है, वहां पे अतिरिक्त भार डाला जा रहा है, इसलिए हम तांगा घोड़ी पर आए। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए #स्पीक ऑफ अगेंस्ट फ्यूल हाइक कैंपेन की शुरुआत की थी। बताया गया कि सोमवार को सुबह 10 बजे कांग्रेस पार्टी देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि कोरोना संकट और चीन के साथ बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने आम आदमी को अपने हालात पर छोड़ दिया है। लोगों के पास रोजगार नहीं है और केंद्र सरकार 21 दिनों से हर रोज दाम बढ़ाई जा रही है। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और बिहार समेत अलग अलग राज्यों में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया। कहा, देश में ऐसा पहली बार हुआ जब डीजल की कीमतें पेट्रोल से भी आगे निकल गई। मोदी सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। देश में पहले ही कोरोना जैसी महामारी चल रही है और जनता बड़ी मुश्किल की घड़ी में है, और उसी ऐसे समय में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो 25-50 पैसे नहीं 25 रुपए बढ़ा दिए। इस टाइम लोगों के पास खाने के लिए बिजनेस नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और उस दौरान डीजल और पेट्रोल का बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे और डीजल के दाम में 13 पैसे का इजाफा हुआ। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 80 रुपए 43 पैसे और डीजल के लिए 80 रुपए 53 पैसे चुकाने होंगे। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर राज्य सरकारों की ओर से जो वेट लगाया जाता है उसका भी असर कीमतों पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस की मार और ऊपर से लॉकडाउन में ठप हुए कारोबार से आम आदमी परेशान है। इस सबके बीच करीब 3 हफ्ते से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त वसूले हैं। लोगों से ये 18 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है। कीमतें उस वक्त बढ़ाई जा रही है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है। कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने
देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण पेश किया है। उधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी बंद करे, एक्साइज दर तुरंत घटाए और दाम कम करे। राहुल ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ा है। पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो कि आम आदमी पर असर डाल रहे हैं, सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल रही हैं। और ऐसे में अब इस पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाए, और इसके लिए पुरजोर कोशिश करते हुए आज सड़कों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दिए। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। राजेश झा जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ अनूप पटेल जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनूप जी बहुत स्वागत है आपका भी। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। आकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजेश झा जी आपसे है, क्या वजह है कि दिल्ली में और पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? नेहा जी, आपको मालूम होगा कि कोविड-19 में मार्च में जब से ये लॉकडाउन का प्रारंभ हुआ देश भर में, तो उस समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आपको पता है कि 84% क्रूड ऑयल हम लोग विदेशों से मंगाते हैं यहाँ पे, और 16% देश में है। तो कोविड-19 के कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भाव में बहुत गिरावट आया। $20 पर बैरल से घटते वो जीरो और माइनस में चला गया। लेकिन अभी जिस तरह फिर से पूरे विश्व में मार्केट ओपन हो गए हैं और हर जगह पर डिमांड बढ़ते चला जा रहा है, तो कच्चे तेल का तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी वैल्यू और रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। ये केवल भारत के लिए नहीं है, आप कोई भी देश हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह पर है। और देशों के कंपेयर में हमारे देश में अभी कम ही बढ़े हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो डॉलर के कंपेयर में रुपीज है, डॉलर के कंपेयर में रुपीज का वैल्यू ये आर्थिक मंदी के कारण अब जो 72 रुपया था, 71 रुपया था, 75 रुपये 50 पैसे आ गए, 75.5 रुपीज आ गए हैं। और तीसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है कि पूरा अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गया है, और पूरे विश्व का, न केवल भारत का, पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था चरमरा गया है, जिसके कारण देश के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए सरकार ने भी सेंट्रल एक्साइज और वैट के निश्चित रूप से कुछ दाम बढ़ाए हैं। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी जो पिछले आप 10 दिनों में देखा कि 20 बार बढ़ाया, कोई ऐसी नियत नहीं थी सरकार को कि एक बार में ही 10 रुपया बढ़ा दे या 20 रुपया बढ़ा दे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहा है और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यकता थी, उसके वजह से आर्थिक स्थिति को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कंपेयर करते हुए ऐसी स्थिति में रेट बढ़े हैं। ठीक है, अनूप जी से रिएक्शन ले लेते हैं सर इस पर। अनूप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी आप सुन रहे थे राजेश जी को, इनका कहना है कि न सिर्फ यहाँ पर बल्कि विश्व में इस तरह के हालात बने हुए हैं, और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस तरह के कड़े फैसले लिए गए हैं। सर फिर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही?
बीजेपी भला चाह रही है तो कांग्रेस विरोध क्यों? देखिए नेहा जी, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, अगर ये अपने कथन को भाजपा के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है 6 साल पहले अगर याद करे तो थोड़ा सा इनको ये जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा इनको शर्म महसूस होगी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रति बैरल जो उसकी कीमत थी $100 प्रति बैरल से ज्यादा थी। 2013 की बात बता रहा हूं। वर्तमान में जो कच्चे तेल की कीमत है वो $40 प्रति बैरल है। और 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, $100 से ज्यादा के दाम होने के बावजूद मैक्सिमम जो पेट्रोल का दाम गया था वो $73 गया था। डीजल का दाम 60 से 62 रुपए गया था। इस समय चूंकि $40 प्रति बैरल दाम है, पहली ऐसी सरकार है। मोदी जी बहुत चीजें कहते हैं मैंने पहली बार किया, पहली बार देश में हुआ। यह भी पहली बार हुआ है कि देश में डीजल और पेट्रोल के दाम एक साथ बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है। जब कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च से अब तक मोदी सरकार ने 22 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और करीब करीब $10 के आसपास डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। क्या शर्म महसूस नहीं होती है? क्या जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो आम आदमी है, जो यात्री हैं, जो आवागमन करते हैं, उनके जेब में जो ये डाका पड़ा है, क्या इनको शर्म महसूस नहीं होती है? ठीक है राजेश जी से रिएक्शन ले लेते हैं इस पे। राजेश जी सवाल इस बात को लेकर है, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अनूप जी लौटेंगे आपके पास। राजेश जी सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं सर, 2014 का लोकसभा चुनाव में हमें याद है कि किस तरह से महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। महंगाई, भ्रष्टाचार, और ये कहा गया था मोदी सरकार आएगी तो लोगों को राहत मिलेगी, कम से कम महंगाई से तो राहत मिलेगी। क्या लगता है वाकई महंगाई से राहत मिल पाएगी? अगर आप एक तरफ कहते हैं कि ये कड़वा घूंट है और आपको पीना ही पड़ेगा, लेकिन सर कैसे? एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां लोगों की जा रही है, कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, और अब जिस तरह से ये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, लगातार हो रही है, तो क्या नहीं लगता कि जब हम करें तो वो सही है, दूसरा करे तो वो गलत है? इस राह पे अब चल पड़ी है बीजेपी। नेहा जी, मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी मैं सुन रहा था और वो बता रहे थे कि ये 2014 से लेके 2020 तक में महंगाई चरम पे बढ़ गई है और करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आता है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 से 25 रुपया छलांग लिया था। 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। नहीं तो सर उन्हीं की राह पे चल लीजिए ना। आप अपने आप को पाक साफ छवि वाले बताते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार नहीं करते, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो एक अच्छी सरकार देंगे। आप भी उन्हीं की राह पे चल लीजिए सर। इनको सुनना होगा, इनको इस बात को पहले इनको समझना होगा। नहीं, देश में आपका शासन है सर, और आपसे जनता उम्मीद करती है कि आप अच्छा जवाब देंगे, कम से कम और कुछ नहीं, संतुष्टि लोगों को देंगे और ये कहेंगे कि हाँ आने वाले वक्त में अगर हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने ऐसा कर दिया। सर आप मौजूदा सरकार की बात करिए ना। नेहा जी, मैं आपके बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ और मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से 20 बार दाम बढ़ी है, लेकिन कभी 5 पैसे, कभी 10 पैसे, कभी 50 पैसे। सर टोटल बात करिए ना, तकरीबन 12 रुपए रेट बढ़े हैं, तकरीबन 12 रुपए रेट बढ़े हैं। मैं देश के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो हालात है, जिस हालात को आज मोदी सरकार ने मजबूती से किया है, हालात किसने पैदा किया है? एक मिनट, आप ये नहीं क्यों बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम $40 प्रति बैरल है? ये बताने में शर्म महसूस हो रही है आपको?
सेंट्रल एक्साइज और वैट का पैसा क्या आपके राज्य की सरकार नहीं लेती है? क्या पंजाब सरकार ने छोड़ दिया? क्या महाराष्ट्र सरकार ने छोड़ दिया? वैट नहीं वसूल रहे हैं? नहीं राजेश जी, देखिए कुल मिला के एक बात ये है कि क्या इससे पहले आपने इतिहास में सुना देखा था कि डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर हैं? आज वो स्थिति आ गई है कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग बराबर ही है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि डीजल के दाम ज्यादा ही है बजाय पेट्रोल के। ये कभी सुना था, देखा था? सब्सिडी सरकार देती थी डीजल पे हमेशा। राजेश जी, हेलो जी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 80 रुपए 53 पैसे, यानी कि 10 पैसे का इजाफा अभी भी है। क्या इससे पहले आपने कभी सुना है कि जो डीजल है वो पेट्रोल से महंगा हो? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी डीजल और पेट्रोल लगभग बराबर रेट पे है और कहीं पर डीजल थोड़ा ज्यादा ही है। उसका मूल कारण है कि अभी जो देश में सेंट्रल एक्साइज रेट बढ़ाया गया है और वैट का रेट बढ़ाया गया है, और इनको मालूम होना चाहिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए कि देश में हर राज्य वैट वसूल रही है, जीएसटी। आपको पता है सेंट्रल एक्साइज और वैट, ये दोनों, सेंट्रल एक्साइज में भी 42% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है शेयर, और वैट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वसूलती है। और ये मजबूरी है आज के दिन में, कोविड में जो हालत बने हुए हैं देश में, आज ये माध्यम है। निश्चित रूप से कड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये फैसले देश हित में लिया गया है। सर देश हित में तो बाद में फैसले हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सीधे जनता की जेब पर ये फैसले असर डाल रहे हैं। क्या नहीं लगता आपको कि इससे मध्यम परिवार, मध्यम वर्ग, गरीब परिवार भी इफेक्टिव हो रहे हैं? एक तो कोरोना के चक्कर में वैसे ही अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है, कामकाज लोगों का नहीं है, धंधे चौपट हो गए हैं, बेरोजगारी चरम पर है, और उस बीच अगर तेल, पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफा, क्या ये नहीं लगता कि और ज्यादा लोगों पर बोझ डाल दिया गया है? जनता को राहत देने की बजाय सरकार बोझ डाल रही है। नेहा जी, निश्चित रूप से आप बहुत सही सवाल कर रही हैं, लेकिन ये तो ऐसी स्थिति आ गई है, और ये केवल भारत की स्थिति नहीं है। आप देखिए कि चाइना में रेट जो है सो 20 रुपये से ऊपर बढ़ गए। आप देखिए पाकिस्तान में 104 रुपये पेट्रोल और डीजल के रेट चले गए हैं। अलग अलग कंट्रीज में, जापान ऐसे विकसित देश में आप देखिए जहां पर 50% उन लोगों का अपना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, वहां पर रेट जो है सो 18 रुपये चले गए। तो ऐसी स्थिति में जहां पर रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से हर जगह पर बढ़े हैं, तो देश की आर्थिक स्थिति को भी संभालना है, खाद्य सामग्री भी आपूर्ति देना है, डेवलपमेंट के भी कार्य को चालू करना है, उद्योग को भी बचाना है। तो ऐसी स्थिति में कड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन फिर भी जो फैसले मोदी सरकार ले रही है, अभी भी उनका पूरा प्रयास है कि जनता को अधिक बोझ नहीं डाला जाए। यदि नॉर्मल कांग्रेस की सरकार होती तो आज 150 रुपये लीटर आपको पेट्रोल और डीजल देखने के लिए मिलता। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई ये कह रहे हैं कि जो है इनको समझना चाहिए, तो मैं फिर से वही पिक्चर आपके सामने पेश करता हूं। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री हैं, उस समय आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चूड़ियां भेजा करती थी। क्या चूड़ियां नहीं पहनती हैं आज? क्या 80 रुपए जो लीटर जो है डीजल पेट्रोल हो गया है? क्या प्रधानमंत्री उस समय जो मनमोहन सिंह थे आज प्रधानमंत्री हैं, तो अगर जनता की आवाज अगर उठाती हैं तो उन्हें तो पार्टी के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, चूड़ियां भेजना चाहिए। राजनाथ सिंह जो है सड़क पे प्रदर्शन किया करते थे पेट्रोल और डीजल की जो है महंगाई पे, तो उनको प्रदर्शन करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी को जो है प्रदर्शन करना चाहिए था। एक बात नहीं, आप भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है, आप भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि डीरेगुलेशन का प्लान ये लाए थे। जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री चलाते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, एक साल पहले यह कहा गया कि पेट्रोलियम सेक्टर को हम डीरेगुलेट करेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमत होगी उसी के हिसाब से देश में जो है डीजल और पेट्रोल के दाम तय होंगे। इसको देश ने माना।
अब जब $40 प्रति बैरल जो है इस समय जो है तेल के दाम है, कच्चे तेल के, तो क्या उसका फायदा जो है इस देश के जो है किसानों को और छोटे व्यापारियों को, आम आदमी को नहीं मिलना चाहिए? क्या देश हित के जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आम आदमी गरीबों के जेब में डाका डाल के लिया जाएगा? क्या जो है इस तरीके के कड़े फैसले का जो है हमेशा दुष्प्रभाव गरीबों पे पड़ेगा? और साहब लास्ट में एक बात करता हूं कि ये कह रहे हैं कि जो है रुपया कमजोर हो गया। साहब 6 साल से आप है, आपने कहा था कि रुपया मजबूत होगा। आखिर कौन सी ऐसी नीतियां आपने लागू किया कि रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया? अब तो आपकी सरकार है, इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, यह सरकार गरीब विरोधी है, आम आदमी विरोधी है, पूंजीपतियों की ये दोस्त है, उनको लगातार सब्सिडी मिलती है और गरीबों के जेब में डाका डाल के उसको देश हित बोलती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे न सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, बल्कि इससे सभी चीजों के दामों में इजाफा होने वाला है और इससे जाहिर तौर पे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की, जिसको लेकर कांग्रेस अब सरकार पर आक्रामक हो गई है और ऐसे में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है और बढ़ती जो कीमतें हैं उसे वापस लेने की मांग तक की जा रही है। इससे पहले सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख चुकी है और राहुल गांधी भी अब आक्रामक मूड में नजर आ रही हैं। इस पे हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। एक सवाल यहाँ पर मेरा राजेश जी आपसे है, जो हालात फिलहाल देश में बने हुए हैं, डीजल महंगा होने का प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि खेतों की जुताई, बुआई और रोपाई का काम भी क्योंकि सर पर है और ऐसे में ट्रैक्टरों की बात करें या पंपिंग सेटों की बात करें, उसका भी जो खर्चा है वो आसमान पर पहुंच रहा है। सीधे अब ये कहा जा सकता है हर चीज महंगी होने वाली है, लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सर, एक तरफ तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, ठीक है, लेकिन अब तो खाद्य पदार्थों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसे किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे? देखिए नेहा जी, निश्चित रूप से अभी जिस तरह से एक महामारी पूरे विश्व के ऊपर आया है, मानव जाति पे आया है और भारत में जिस तरह से कोरोना ने अपना असर दिखाया है, तो आप देख भी रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से स्थिति बहुत ही गंभीर है और लॉकडाउन के वजह से पूरा देश बंद रहा है। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं सभी को झेलना पड़ रहा है और इससे उबरने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपने सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और वहां के सेक्रेटरी के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस विषय पर गंभीरता से 6 बार मीटिंग ले चुके हैं और आगे भी इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे। लेकिन सर, उन बैठकों का परिणाम तो सामने निकल के नहीं आया ना सर, सवाल तो यही है। कैसे आप कैसे बोल रही है परिणाम सब नहीं निकल के आया? आज जो विश्व की स्थिति है, जो अमेरिका में स्थिति है, जो आप स्पेन में स्थिति, ब्राजील में रोज जो स्थिति आ रही है, उसके कंपेयर में हम लोग बहुत ही अभी सुरक्षित हैं और भगवान की कृपा है कि आज भारत में केसेस बहुत नियंत्रित हैं। सरकारें सर, बात कोरोना की मत करिए ना, बात करिए पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। कोरोना का क्या हाल है वो सभी के सामने है, सब जानते हैं कि 5 लाख 5.5 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं। बात पेट्रोल और डीजल की करिए सर। मैं उसके नेहा जी, उसके वजह से जो स्थिति है, उसके वजह से जो स्थिति बनी हुई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही निचले स्तर पर पहुंच गई और पूरे विश्व में ये हालात बने हैं। ऐसे स्थिति में जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर कृषि पे भी देखा जाएगा, रोजगार पर भी देखा जाएगा, खाद्य सामग्री पे भी देखा जाएगा। लेकिन सर, जब सरकार के ऊपर संकट है, सरकार जब संकट से गुजर रही है तो आम जनता कितने संकट से गुजर रही होगी इसका अंदाजा भी शायद आपको होगा। निश्चित रूप से, है ना? तो ऐसे में तो जनता और उम्मीद सरकार से लगाती है कि उन्हें और ज्यादा राहत मिलेगी। जब लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, काम धंधे चौपट हो गए हैं, 4 महीने से वो कामकाज पर नहीं गए हैं, तो ऐसे में तो जनता ये और ज्यादा उम्मीद सरकार से बढ़ जाती है जनता की कि जनता के भलाई के लिए कार्य होगा। नेहा जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज बनाया वो जनता के लिए बनाया, वो किसानों के लिए बनाया, छोटे छोटे उद्योग के लिए लगाया, MSME के लिए बनाया और हर दिन 24 घंटा सरकार इस कार्य में लगी हुई है कि कैसे हम रोजगार को ठीक करें। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहां के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कार्य कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कर रहे हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, जो गैर भाजपाई हैं वो भी कर रहे हैं।
तो सभी का अभी ये जो वक्त है इसमें सबको मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन से काम करने का वक्त है। ऐसे रोड पे उतर के आप हंगामा करें, प्रदर्शन करें, इससे कोई रास्ता नहीं निकलता। अनुज जी सरकार कह रही है कि मिलजुल कर आगे बढ़ने की जरूरत है, इस समस्या से भी हम पार पा लेंगे। सरकार का साथ क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस, क्यों एकजुटता के साथ आगे नहीं बढ़ रही है? देखिए कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन पार्टी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस देख रही है कि ये वक्त है, इस वक्त का फायदा उठाओ और पूरे देश में हंगामा करो और लोगों में आग लगाओ। राजेश जी, आज देखिए आप पक्ष में हैं और हम विपक्ष में हैं। 2014 के चुनाव के आसपास जब चुनाव की तैयारियां हो रही थी, ये जो है ना, ये आपका पोस्टर है प्रधानमंत्री जी का, बहुत हुई महंगाई की बार और अब की बार मोदी सरकार। ऐसा नहीं है कि जो है आपने धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं। दूसरी ये राजनाथ जी यहां पे बैठे हैं, राजनाथ जी जो है ना डीजल पेट्रोल के दाम कम करने के लिए जो है बैठे हुए हैं। अब ये कहना कि सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है, तो क्या आप लोकतंत्र में विपक्ष की या जनता की आवाज का गला घोटना चाहते हैं? अगर आप डीजल और पेट्रोल के आज दाम बढ़ा रहे हैं, अगर आप जो है दाम बढ़ा के जो है लगातार बढ़ा रहे हैं, 22 बार आपने दाम बढ़ाया, और कांग्रेस जो है जनता की आवाज को मुखर करने के लिए सड़क पे उतर रही है, तो आपको लग रहा है कि विरोध हो रहा है? राजनाथ जी जो है सड़क पे बैठ के उस समय क्या कर रहे थे? क्या उस समय जो है राधे राधे गा रहे थे? क्या जो है स्मृति ईरानी जो है चूड़ियां जो भेज रही थी तो उस समय क्या बहुत अच्छा काम कर रही थी? रविशंकर प्रसाद साइकिल लेके दौड़ रहे थे, उस समय क्या हो रहा था? जनता के साथ खड़े होना वास्तविकता में सीखिए। हमारा विरोध हुआ था उस समय, हमने जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें थी उस हिसाब से हमने कभी एक्साइज ड्यूटी इतनी नहीं बढ़ाई है। हमने जनता का ख्याल रखा है। आपने जो नेहा जी आप कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी लोगों की छिन गई है, जीविका जो है उनकी खत्म हो गई है, खाने पीने को तक को उनके पास पैसा नहीं बचा। ऐसे समय पे लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना और उनको जो है लगातार उनकी जेब में डाका डालना, ये कहां से सच है? एक और बात जो महत्वपूर्ण है, इस समय नेहा जी धान की रोपाई का समय है। धान की रोपाई के समय सबसे ज्यादा जो है पानी की जरूरत होती है, डीजल की खपत सबसे ज्यादा होती है। आप पेट्रोल से भी महंगा डीजल कर दिए हैं। आप कहते हो कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। यह है आपके किसान की आय की दुगनी करने का पैमाना? यह तरीका है आपके किसान की आय की दुगनी करने का? आपने 6 साल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 18 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। आज तक वो पैसा कहां गया? कांग्रेस आपसे जवाब चाहती है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में राजेश जी किसानों की बात की जाती है, किसानों के लिए काफी गंभीर भी दिखाई दी मोदी सरकार, वैसे भी कई कदम किसानों के लिए उठाए हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब किसानों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, डीजल का खास तौर पे उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, पहले ही वो अपनी फसल के उचित दाम ना मिलने से परेशान थे, अब ऐसे में महंगाई की मार, ऊपर से फसलों के उचित दाम ना मिलना, यानी कि उन पर अब दोहरी मार पड़ रही है। तो ऐसे में अब किसानों के कैसे सर अच्छे दिन आएंगे? कैसे हम ये कहें कि हाँ किसान अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है? नेहा जी, मैं अनूप पटेल जी को सुन रहा था और हमारे साथी बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। वो 2014 से हवाला देते हैं। मैं निश्चित रूप से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय 2014 में सरकार गई थी, तो आपको पूरा कारण, मैं उस पूरे मैटर पे आऊंगा, मेरे को 2 मिनट बोलने के लिए आप समय दीजिएगा। जी। मैं सबसे पहले उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जब इनकी सरकार गई थी, उस समय यूपीए 1 और यूपीए 2 में यही पेट्रोल और डीजल के रेट में इन्होंने 12 दफा इस्तीफा बढ़ाया था और 20 रुपये तक के रेट बढ़े थे। और हमारे डॉलर के कंपेयर में रुपया 48 रुपया से लेके 68 रुपये तक इन्हीं के कार्यकाल में पहुंचा था। उस समय ये लोग क्यों चुप थे? और जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया 2014 में। और जहां तक ये किसान की बात करते हैं, 1 मिनट सर, जब आप किसान की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली सरकार है जो कृषि और किसान दोनों की बात करती है। आपके कार्यकाल में आजादी से लेकर 70 सालों में किसानों ने जो आत्महत्या किया है, पूरे देश भर में वो आत्महत्या लोगों ने देखा है कि किसान के साथ क्या बीता। किसानों की आर्थिक स्थिति को
दुर्दशा पहुंचाने के लिए आज जो ये सवाल उठाते हैं, इनको शर्म आना चाहिए कि आपने सबसे ज्यादा कार्यकाल देश में शासन किया। 65 साल तक आपने कार्यकाल करने के बाद आज भी आप उठा रहे हैं तो सवाल की किसानों की स्थिति क्या होगी। आपको इस विषय पर बात नहीं करना चाहिए साहब, क्योंकि किसान और किसान के कृषि पर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों तो आपको पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज करवाया है राजेश जी। ठीक है, 65 साल तक जिसने भी शासन किया, लेकिन अब तो आप हैं और पूर्ण बहुमत के साथ है सर, ना सिर्फ एक बार बल्कि डबल 2 बार लगातार। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अब आप बेहतरी के लिए काम कर दीजिए। अब क्यों नहीं कर रहे आप बेहतरी के लिए काम? पहले तो चलिए दूसरी सरकार थी, आरोप लगाना आसान था। 2014 के बाद से जब भी सरकार बनी है तो इन्होंने ऐतिहासिक काम किए, हर क्षेत्र में काम किया, चाहे महिलाओं के लिए 3 तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे 35A का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो। महंगाई के मामले में कहाँ काम किया सर? देखिए ना, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। परिणाम था का परिणाम था कि 2019 में लोगों ने ऐसा प्यार दिया, प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना। अनूप जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर ऐसा तो नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े या फिर खाद्य सामग्री के जो दाम नहीं बढ़े, तब भी ऐसा हुआ था। तो फिर चीजों को समझना चाहिए कि इस वक्त किस तरह के हालात है। एक तरफ कोरोना संकट से जूझ रहा है देश, दूसरी तरफ चीन जिस तरह से आंख दिखा रहा है, तीसरी तरफ टिड्डियों का हमला जिस तरह से आक्रामक होता जा रहा है, चौथी तरफ लॉकडाउन जिस तरह से करना पड़ा, हालात वाकई गंभीर है। क्या नहीं लगता कि इस विषय पर राजनीति करने की बजाय एक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, समाधान की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए? एग्जैक्टली नेहा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनके पास जो है, बीजेपी के पास वर्तमान में सहूलियत देने के लिए जो इससे प्रभावित वर्ग है, इनके पास कुछ ऐसी योजना नहीं है और ये लोग ना देना चाहते हैं। भाई आप, हम और झा साहब, आप समय की गंभीरता को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? मुझे इतना बताइए, आप समय की गंभीरता को समझ रहे हैं? इस वक्त किस तरह के हालात हैं? गंभीरता समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके वक्त में जब आप सत्ता पर काबिज थे सर, तब भी तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, तब भी महंगाई चरम पे थी, तब भी 120-130 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही थी। एक अंतर था नेहा जी, पेट्रोल और डीजल पे आज डिबेट है। उस समय जो कच्चे तेल की कीमत है, बार बार उसको भूल जाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। $100 प्रति बैरल से ज्यादा थी, 3 गुना कम हुआ है, $40 प्रति बैरल है। आपका जो है $60 प्रति बैरल का जो बेनिफिट है, गैप है, वो फायदा कहां जा रहा है? हम तो कह रहे हैं कि उस समय जो है, हमारे समय में डीजल और पेट्रोल जो है महंगा हुआ था, लेकिन आज $40 प्रति बैरल है कच्चा तेल नेहा जी। उसके बावजूद भी यूपीए सरकार के समय में जो डीजल और पेट्रोल के दाम थे उससे आगे बढ़ गए हैं। क्या जो कच्चे तेल का जो दाम है कम हुआ, उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए? क्या देश हित के लिए सिर्फ और सिर्फ जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसके जेब में ढाका डाला जाएगा? एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो डीरेगुलेट किया गया था, जैसे मैंने पहले कहा, आप इनसे पूछिए, ये जो वादा किए थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी तेल के दाम तय होंगे उसी हिसाब से हम अपने देश में तेल के दाम तय करेंगे, डीजल और पेट्रोल के, कहां गया वो वादा? आपने तो डीरेगुलेट कर दिया। उस समय तो आपने कहा कि ठीक है, बढ़ रहा है तो हम आपसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं। आज घट रहा है तो वो पैसा सरकार अपनी जेब में क्यों डाल रही है? 18 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से पिछले 6 साल में इन्होंने कमाए हैं, वो कहां गए, किसके ऊपर खर्च किया है, इसका जवाब देना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं, एक सवाल यहाँ पे राजेश जी आपसे है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही है, सोनिया गांधी भी ये कहती है, कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते हैं कि 18 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाया है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर। सर, ये बार बार इतने गंभीर आरोप, वो भी इतनी बड़ी रकम के लिए, क्यों? नेहा जी, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं और ये बार बार एक ही सवाल उठाते हैं, 18 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़। इनको समझ में कब आएगा ये इसलिए जनता भी इनसे दूर भागते चली जा रही है। आज निश्चित रूप से सेंट्रल एक्साइज बढ़ाया गया है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। वैट बढ़ाया गया, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। लेकिन नेहा जी, मेरे कांग्रेस के साथी,
आपके जिस राज्य में सरकार है, आप अपने मुख्यमंत्री से पूछिए क्या वो वैट नहीं लेंगे या सेंट्रल एक्साइज में 42% का शेयर नहीं लेंगे। यदि वो नहीं लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सेंट्रल एक्साइज को घटा दिया जाएगा। झा जी, पेट्रोलियम सेक्टर केंद्रीय सरकार का विषय है, उसे राज्य सूची के विषय मत डालिए। थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी जानकारी रखा करिए। लोगों को सब्सिडी देने के लिए किसानों को हम 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, 3 लाख करोड़ रुपए हम सर डीजल पे सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे? डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप ये बताइए मुझे। डीजल पे भी आप थोड़ा इंतजार करिए नेहा जी, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने डीजल और पेट्रोल के रेट भी कम किए थे और आने वाले समय में फिर करेंगे। हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, हम मजबूत हो जाएं। अभी चाइना का वार आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पे स्थिति गंभीर है। अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान और नेपाल जैसे छोटे छोटे देश आग दिखा रहे हैं। कैसी स्थिति गंभीर है सर? क्या स्थिति गंभीर है? बॉर्डर पे कैसी स्थिति गंभीर है? एक मिनट सुनिए। नहीं, कैसी स्थिति गंभीर है बता दीजिए ना। अरे अभी वॉर सिचुएशन है आपके बॉर्डर पे, आप देख रहे हैं कि इतना टेंशन है। हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, हमारी व्यवस्थाएं स्ट्रॉन्ग रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो सर ये कह रहे हैं कि जो चीनी सेना है वो हमारे बॉर्डर में ना घुसी थी ना घुसी है। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं चीनी सेना हमारे बॉर्डर में ना घुसी थी ना घुसी है। आप कहते हैं गंभीर हालत है। अभी तो सब पता है कि सेना लगातार आप देख रही है कि चाइना जो है तो उकसाने की काम कर रही है, भारत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए अपने पूरे सेना को बॉर्डर के 3500 किलोमीटर से पूरे उसने सेना को बढ़ा दिया गया है। गंभीर हालात का मुद्दा बना के आप जनता पर इसका सीधा सीधा असर नहीं डाल सकते हैं सर। बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसा नहीं किया। आप ये हथियार नहीं बना सकते हैं कि गंभीर हालात है जी तो इसलिए जनता पर सीधा इसका असर डाल दे। जनता भी गंभीर हालात से जूझ रही है, जनता भी गंभीर हालात से जूझ रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 30 लाख करोड़ रुपए देके किसानों को मजबूत किया, युवाओं को मजबूत किया, रोजगार को मजबूत किया, मनरेगा के लिए फंड दिया। कहाँ मजबूती, किस मजबूती की आप बात कर रहे हैं राजेश जी? इस सारी बातें हवा हवाई लगती है, इस सारी बातें हवा हवाई लगती है। किस मजबूती की आप बात कर रहे हैं? हमने यहाँ कर दिया, हमने वहाँ कर दिया। सर अर्थव्यवस्था की हालत देखिए अभी आप अर्थव्यवस्था की हालत देखिए। आंकड़ों पे मत जाइए कि हमने इतना दे दिया, हमने उतना कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वास्तविकता पे आइए सर। जमीनी हकीकत क्या है? आज G20 कंट्रीज में नेहा जी आपको पता होगा कि G20 अब G20 पे आप नहीं सबसे अच्छी स्थिति में है। आज पूरे विश्व जब आर्थिक स्थिति से लड़ाई कर रही है, आर्थिक स्थिति से लड़ रहे हैं, तो भारत G20 देशों में भी सर्वप्रथम स्थान पे है। सर आप मौजूदा स्थिति की बात करिए ना। आप मुझे ये बताइए कि अब सरकार के पास क्या नीति है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, और लोगों को राहत कब तक मिलेगी? देखिए जनता सर राजेश जी से बचाने के लिए, किसानों को सुविधा देने के लिए, किसानों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रोजगार करने के लिए उद्योग को ठीक किया जा रहा है। और आप आने वाला समय में देखिए कि वहां पर आप देश में महंगाई भी कम होगी, लेकिन कोविड-19 इतनी बड़ी महामारी है, इसके वजह से निश्चित रूप से परेशानी है। इसलिए थोड़ा कड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे। सर कब तक हालात? देखिए आम जनता क्या चाहती है। अगर आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, सर आप ऐसा जवाब दीजिए कि जनता को कम से कम ये संतुष्टि मिले कि हाँ आने वाले 10 दिन 20 दिन 30 दिन 2 महीना ऐसा लगे कि हाँ आप एक ऐसा जवाब दे रहे हैं जिससे कि जनता को भी संतुष्टि हो। आप कोरोना खत्म हो जाएगा अगले 20 दिन में, आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? तो यानी कि ये मान लें कि अगर नहीं अगर आपकी सरकार ये कह रही है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, यानी कि हम ये भी मान लें कि महंगाई के साथ जीना पड़ेगा, हम ये मान लें सर, हम मान लें सर? ये बताइए मुझे, आपकी सरकार ये कह रही है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते हैं कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, तो क्या महंगाई के साथ भी जीना पड़ेगा? ये मतलब है आपका? इस तरह से मैं इसको देखूं? ऐसा है नेहा जी, थोड़े कड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। जैसे जैसे मजबूत होगा अर्थव्यवस्था, महंगाई धीरे धीरे घटेगा। अनूप जी, क्या पेशेंस नहीं रखना चाहिए? क्या इंतजार नहीं करना चाहिए? सरकार कड़े फैसले ले रही है, बड़े फैसले ले रही है, और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या नहीं लगता कि कड़वा घूंट अगर थोड़ा सा पीना भी पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए? अनूप जी। जी नेहा जी,
ये जो कड़े फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, इनकी शब्दावली पिछले 6 साल से हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। आधी रात में इन्होंने पूरे गाजे बाजे के साथ जीएसटी इन्होंने लागू किया था, और जीएसटी लागू होने के बाद जो टैक्स कलेक्शन होना चाहिए था, बताए थे कि जो टैक्स सिस्टम बहुत बुरा है, हम ला रहे हैं, हम बेहतर करेंगे। इस कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन लागू, उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख करोड़ रुपए की जो है घटोत्तरी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा था हम अर्थव्यवस्था सुधारेंगे। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो किसी से छुपी नहीं है, सबसे जो है निचले स्तर पर पहुंच गई है। फिर एक और जो है मसला है, किसानों की जो है आय दुगना करने वाली चीज है। यह भी जो है समझ में आ गया है कि जो किसानों के लिए एकमुश्त हमने ऋण माफी की थी यूपीए फर्स्ट के समय, आज तक जो है यह सरकार नहीं कर पाई है। रोजगार के मसले पे इन्होंने कहा था, बड़े फैसले की जो बात कर रहे हैं कि हम स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कौन कौन सा स्टैंड अप इंडिया, उठ जाओ इंडिया, बैठ जाओ इंडिया, इसके बावजूद भी जो आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं उस पे से देश में रोजगार घटे। तो ये कौन से आखिरकार बड़े और कड़े फैसले हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जा रहे हैं, जो देश के गरीब मजदूर हैं, आम आदमी है, उसकी जेब में डाका डाल रहे हैं, सीमा सुरक्षित नहीं है, यहां पे महंगाई बढ़ रही है। आखिरकार इन बड़े फैसलों से फायदा आम आदमी को क्यों नहीं होता है? दूसरी तरफ हम देखते हैं एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है। एनपीए तो साहब जो है गरीब का नहीं है, एनपीए किसान का नहीं है, एनपीए छोटे व्यापारियों का नहीं, वो किनका एनपीए बढ़ता जा रहा है? मोदी जी के जो दोस्त हैं 20 से 25 पूंजीपति, उनका जो है एनपीए बढ़ा है। इनको जो इनको सहयोग दिया है, आर्थिक सहयोग, वो आज जो है बाहर बैठे हुए हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या इन्हीं के जो है बीजेपी के पार्टी से राज्यसभा सांसद थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीती ताई बिसारते आगे की सुधले उन्हें जी, जो आप कह रही हैं, ये वादा करें कि अब आने वाले समय पे डीजल और पेट्रोल में जो बढ़ोतरी इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में 10 रुपए से ज्यादा की है, उसे हम वापस ले लेंगे। हम इनसे यही वादा चाहते हैं कि इन्हें वादा करना चाहिए कि जो इन्होंने फैसला किया था जो है बढ़ाने का दाम, उसको वापस लें, ताकि लॉकडाउन से जो पीड़ित लोग हैं उनको कुछ राहत मिले। ठीक है डॉक्टर, माफ कीजिएगा राजेश झा जी, सवाल ये भी है क्योंकि जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उसके मद्देनजर ये एक मांग कांग्रेस की तरफ से है कि जो बढ़ी हुई दाम है उसको तो वापस ले ही लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल मेरा इस बात को लेकर है कि जब कांग्रेस की सरकार गई, यानी कि यूपीए की सरकार गई और भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी 2014 में, तो कहा था कि अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। सर, ये तो चलिए कोरोना का काल है, लेकिन कोरोना से पहले कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर थी? क्या नहीं मानते कि आप नीति में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं असफल साबित हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अर्थव्यवस्था के ऊपर भी लगातार कार्य किए गए हैं। आपने देखा कि इन लोगों ने जो पूरा करप्शन का जाल बिछा के रखा था, अभी ये बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे, मैं 2 मिनट में इनको सारी बात याद दिला देता हूँ। नोटबंदी का जो काम किया गया था, इनके द्वारा जो जाल रचा गया था ब्लैक मनी का, करप्शन का, उसको खत्म है। ये अभी बात कर रहे थे, माल्या की बात कर रहे थे, मेहुल चोकसी की बात कर रहे थे, और ये अडानी और अंबानी की बात कर रहे थे। ये भूल गए कि 2G घोटाला इनके कार्यकाल में, 3G घोटाला इनके काल में, जीजाजी घोटाला इनके काल में, रॉबर्ट वाड्रा साहब ने पूरा गुड़गांव का जमीन हड़प लिया, बंसल जी, पवन बंसल ने रेलवे में घोटाला कर दिया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा था जहां पर इन लोगों ने घोटाला नहीं किया। तत्पश्चात 2014 में इनकी सरकार चली गई, 2019 में बहुत जोर लगाए। जो डिबेट है ना डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम पे, आप वादा करिए कि हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप इसकी बात करिए ना, सबको मिलकर इनसे पूछिए, ये वादा करेंगे कि नहीं? में जो स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, इसमें सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बहुत सारे कोऑर्डिनेशन में काम भी कर रहे हैं, करना होगा। जो महंगाई बढ़ रही है, मैं उसको स्वीकारता हूं कि निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़े हैं और जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है, उसके वजह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उसके वजह से महंगाई
फ्री खत्म होगी, लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है सर, ये तो कोरोना काल है। चलिए मानते हैं कि अभी तो हालात बहुत खराब है, कोरोना के मद्देनजर सरकार का पूरा फोकस कोरोना पर है। ठीक, एक सेकंड सर, मैं पिछले साल के आंकड़ों की बात बता दूं। हम निवेदन भी करते हैं कि आप पेशेंस रखिए, आप आने वाले समय में देखिएगा कि आपका महंगाई नियंत्रण में होगा और भाजपा सरकार देश हित में जो कार्य कर रही है वो लगातार करते रहेगी। राजेश जी, पिछले साल यानी कि 2019 से 20 में ये लगा लीजिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। आप लोग ये दावा करते हैं और इसी दावे के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे कि अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार सरकार में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर ये कैसे मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? ये तो 2019 से 20 का आंकड़ा सर, मैं आपको बता रही हूँ, जब बेरोजगार आत्महत्या करने पर उतारू हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। ये क्या हम ऐसे ही देश का की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या यही हमारा विकास का एक पथ है? राजेश जी देखिए नेहा जी, आपके सवाल निश्चित रूप से आपने सही सवाल पूछा है और हमारी सरकार लगातार इस दिशा में कार्य भी कर रही है और हम लोग अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन 65 साल से 60 साल से जो स्थिति इन्होंने पैदा करके रख दिया है वो महज 6 साल में आप सोचेंगे कि भारत अमेरिका और यूरोप बन जाए तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी काम किया। आज उद्योग के 1000 कंपनियां चाइना छोड़कर भारत की तरफ देख रही है। आज आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में भारत की विदेश नीति कितना स्ट्रांग हुआ है। आज जो मुल्क है, हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ऐसी कंट्री, वो 1 इंच जगह के लिए सोच रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन यही कांग्रेस की सरकार थी जहां पर वो कब्जा करते हुए चले जाते थे। तो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात करिए, किसी एक मुद्दे पे बात करेंगी तो आपको रिजल्ट नहीं पता चलेगा। लेकिन इस कोरोना काल में कांग्रेस के साथी जिस तरह से वो जंग मचा रहे हैं, जिस तरह से वो दिखाना चाह रहे हैं जनता को, जनता है सब जानती है, जनता को किसी चीज की जरूरत नहीं है। महंगाई से राहत कब मिलने वाली है ये बताइए? पेट्रोल और डीजल के दाम कब तक घटेंगे? क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी राहत? आज कोरोना का वैक्सीन आ जाता है, दवाई आ जाती है, 3 महीने अगर महीने 2 महीने में स्थिति अगर नॉर्मल हो जाती है तो आप देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल के रेट भी घटे और बाजार में महंगाई भी घटेगी और बहुत ही सामान्य होगा जीवन स्तर। ठीक, अनूप जी, जब ये कहा जा रहा है कि हर मोर्चे पर, हर विषय पर सरकार पूरी तरह से बहस करने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों इस तरह से सड़कों पर उतर के, वो भी कोरोना काल में, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई कांग्रेस की तरफ से? नहीं, कोरोना काल में धज्जियां उड़ाने की बात जो है ये मतलब इतना हास्यास्पद चीज है कि मतलब हलाल जैसे होता है ना, बकरे को हलाल किया जाता है या मुर्गी को हलाल किया जाता है, इस तरीके से ये हलाल कर रहे हैं। जब कह रहे हैं ना, जैसे 50 पैसे और 60 पैसे की बात किया और जैसे आपने भी बताया कि 10 से 12 रुपए बढ़ गए। नहीं, मेरा सवाल पे आइए सर, सवाल पे आइए ना अनूप जी, सवाल पे आइए सर। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ आप सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता। क्या ये वाकई सही है? अगर आपको विरोध करना है सर, आप पार्लियामेंट में करिए, आप कहिए कि हाँ हम इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, आपसे बहस करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही नेहा जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि पार्लियामेंट में बात करना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के कई लीडर्स ने ये पूछा है सरकार से कि कब सेशन शुरुआत कर रहे हो? पिछले 2 महीने से लगातार पूछा जा रहा है। पूरे दुनिया में जहां जहां भी संसद है वहां पे उन्होंने अपना सिस्टम बनाया है, वर्चुअल मीटिंग की बात हुई है, दूसरे तरीके से भी बात हुई है कि इस तरीके से भी सिस्टम चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी या जो है एनडीए सरकार ने अभी तक विपक्ष को एक बार भी नहीं बताया कि किस तरीके से संसद का सत्र चलेगा। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? ये करना चाहते हैं कोरोना के माध्यम से लॉकडाउन का उदाहरण देके। आप क्या करना चाहते थे? जो जन मुद्दों की बात है, आप क्या करना चाहते थे? ये प्रदर्शन किस तरह से और क्या कितना जायज था, ये मुझे आप ये बता दीजिए। प्रदर्शन फुल सोशल, आप नेहा जी आप देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कहां सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया गया है? कहां सोशल डिस्टेंसिंग का सर पालन किया गया है? प्रदर्शन इस कदर हुआ है कि सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, कहीं 2 गज की दूरी नहीं दिखाई दी।
नेहा जी मध्य प्रदेश में बीच में सरकार इन्होंने बनाई, कोरोना काल में ही जो है शिवराज सिंह वहां पे मुख्यमंत्री बने, उस समय की सारी वीडियो वायरल हुई है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग थी वो? क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग थी? जिस तरीके से ये सत्ता का जो है ये सर दूसरे ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। सर कैसे आप बात कर रहे हैं? आप लोग नहीं, आप लोगों से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की जाती है अनूप जी। इस दायरे में अपना कर्तव्य कुछ होता है, अपनी जिम्मेदारी कुछ होती है या नहीं होती, मुझे बताइए। पार्लियामेंट का सत्र कब चलेगा ये हमें बता दें। अकाउंट को मिलाइए, आप मोदी जी का अकाउंट को आपके समझ में नहीं आएगा, आपको कोई जानकारी जो है बीजेपी ने दिया ही नहीं है। आपने जो बात की है, एक 1/3 आपने आज के मुद्दे में बात किया है, 50% आपने सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बोला। आपके पास मुद्दे की जानकारी नहीं है, ना मुद्दे का सॉल्यूशन है। सवाल ये है बढ़ती महंगाई पर सर कैसे कंट्रोल होगा और कब कंट्रोल होगा, क्योंकि जनता तो यही सुनना चाहती है, यही समझना चाहती है कि आखिर महंगाई से उन्हें कब निजात मिलेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बढ़ती महंगाई से जहां आम जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और जनता सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि कब मिलेगी हमें महंगाई से निजात। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।